भूषण लकी को उसके कमरे से बाहर निकालने की भरसक कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन लकी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे ही वो लकी के ऊपर वार करने के लिए आया तो लकी ने उसे उठा लिया था। वो उसे खिड़की की तरफ ले जाने लगा था। ना मुदिता को ना ही भूषण को ऐसा लगा था कि लकी उसे नीचे फेंक देगा, लेकिन लकी ने दोनों को गलत साबित कर दिया। इसके बाद वो मुदिता की तरफ मुड़ा और इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाती उसे चुप करवा दिया। कुछ देर तक तो मुदिता वैसे ही सहमी सी बैठी रही, लेकिन बाद में उसने थोड़ी सी हिम्मत की और लकी से पूछा, तुम क्या मुझे भी मार डालोगे? अगर तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगी या पुलिस को बताओगी कि मैंने क्या किया तो शायद हाँ। लकी ने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुदिता कितनी सुंदर थी और ना ही उसे इस बात से कोई लेना देना था कि वो कितनी बेचारी थी। उसका दिमाग पहले से ही खराब था और जो कोई उसे और ज्यादा खराब करता लकी उसे छोड़ने वाला नहीं था। तुम यहाँ कैसे आ गए? जब मुदिता को लगा कि इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था तो उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा। लकी ने इस सवाल पर उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और कहा, यह सवाल एक्चुअली मुझे तुमसे करना चाहिए, ये मेरा कमरा है। लकी ने कहा और फिर मुदिता की तरफ देखने लगा। मुदिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करने वाला था। लकी उसके बिल्कुल पास में आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद वो उसे अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मुदिता को घबराहट होने लगी और उसने लकी की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे मारने वाले नहीं हो। मुदिता ने घबराते हुए पूछा। उसकी नसों में खून दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। आज वैसे भी उसके साथ में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद इस आदमी ने उसके सामने खून कर दिया था। भूषण के जाने के बाद उसे लगा कि शायद सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लकी उसकी जान के पीछे पड़ गया। लकी ने जब इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुदिता भी उसे शांति से देखती रही। उसे पता था कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं था और न ही लकी से लड़ा जा सकता था। अगर वो ऐसा कुछ करती तो शायद लकी उससे ज्यादा जल्दी फेंक देता। वो बस रोए जा रही थी। इतने में लकी उसे बाथरूम में ले गया और उसे बाथ टब में लेटा दिया। उसके बाद उसने पानी चालू कर दिया। धीरे धीरे टब भरने लगा। तुम मुझे पानी में डुबाकर मारने वाले हो? मुदिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने फिर से पूछा। चुपचाप 15 मिनट तक यहीं बैठी रहो। तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रग के नशे में मेरे कमरे में आकर सो जाओ और मेरे पलंग पर आने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही मुदिता का चेहरा जैसे लाल हो गया था। उसका शरीर तो पहले से ही लाल पड़ने लगा था। लकी की ये शब्द सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान जले जा रहे थे और वो जलकर और ज्यादा लाल हो गए थे। लकी ने उसे पानी में छोड़ा और वहां से बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद में मुदिता टॉवल बांधकर बाहर आ गई। उसके बाल गीले थे और वो थोड़ा सा कांप रही थी। लकी ने उसके लिए पहले से ही चाय बनाकर रखी हुई थी। वो जैसे ही बाहर आई तो लकी ने उसे उसकी चाय पकड़ा दी। थैंक यू, मुदिता ने चाय का कप लेते हुए कहा और फिर शर्माई नजरों से लकी की तरफ देखने लगी। जैसे उसने लकी को देखा तो पता नहीं क्यों उसके गाल लाल हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लकी जैसे खतरनाक आदमी को इस नजर से भी देख सकती थी। उसे आज लकी के साथ रहकर पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे लकी की आंखों ने उसके मन की उन परतों से धूल झाड़ती थी जो परतें काफी सालों से दबी हुई थी। मुदिता काफी सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रही थी। जब वो पहली बार इस इंडस्ट्री में आई थी तो उसका सपना था कि वो बहुत ही बड़ी सिंगर बने, लोग उसके गानों के दीवाने हो जाएं और चारों तरफ हर कान में बस उसके ही सुर गूंजे। लेकिन जब उसने इस दुनिया की हकीकत देखी तो यहाँ उसका मन लगना धीरे धीरे कम हो गया। उसने इस चक्कर में गाना भी छोड़ दिया और जितना दूर हो सकता था वो स्टेज से उतनी दूर रहती थी। बाद में जब उसे सृजित का मैनेजर बनने का मौका मिला तो उसने तुरंत हाँ कर दी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी और उसे कैसे भी करके अपना खर्च चलाना था, इसलिए उसने ये नौकरी अपने हाथ में ले ली। लेकिन इतने सालों में हर रात वो बस यही सोचती थी, किसी चीज का सपना देखती थी कि उसे ये सब काम छोड़ देना चाहिए। इतनी चकाचौंध की जिंदगी उसे अच्छी नहीं लगने लगी थी और ये सब छोड़कर एक साधारण जिंदगी वो गुजारना चाहती थी। आज जब वो लकी के साथ में इस कमरे में थी उसे लग रहा था जैसे वो वही जिंदगी बिता रही थी जिसे बिताने का वो सपना देखा करती थी। लकी उसे अब कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा था। लकी का ये रूप तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे पहले उसने लकी का वो रूप देख लिया था जो वो कभी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो आगे बढ़ने से पहले भी 2 बार सोच रही थी। मैं पलंग पर सोने वाला हूँ और तुम सोफे पर। ब्लैंकेट मैंने वहीं पर रख दिया है, एसी भी एडजस्ट कर दिया है, तुम्हें रात को ठंड नहीं लगेगी। फिर भी अगर लगे तो रिमोट वहां रखा है, उठकर ठीक कर लेना। लकी ने बहुत ही ठंडे सुर में कहा। उसने मुदिता के सारे सपने को एक ही झटके में धाराशायी कर दिया। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। फिर मुदिता को याद आया कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसकी ड्रेस भीग चुकी थी और उसके अलावा वो कुछ लाई नहीं थी।
इतनी रात को नीचे जाकर कपड़े लाना भी कम खतरनाक नहीं था। भूषण के मरने के बाद पुलिस ने वहां शिनाख्त करनी शुरू कर दी। ऐसे में अब उसके पास में ऐसे सोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इधर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। ये कमरा खास जयंत ने उसके लिए बुक कराया था, ऐसे में कोई दूसरा उसके कमरे में कैसे आ सकता था। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं था कि जिसमें कोई भी ऐसे ही घुसा चला आए। प्रेसिडेंशियल स्वीट था, हर कोई होटल के इस एरिया में आता भी नहीं था। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुदिता बिना रिसेप्शन से बुकिंग करवाए सीधा ही यहाँ घुसी आई हो, या हो सकता था ये काम भूषण ने किया हो। मुझे डर लग रहा है, अचानक से मुदिता के मुंह से निकला। वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने आप को रोक भी नहीं पाई। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। वो लकी से बात करने में भी झिझक रही थी। क्या मैं तुम्हारे पास आकर सो सकती हूँ? मुदिता ने लकी से पूछा। इस वक्त वो जानबूझकर उससे नजर नहीं मिला रही थी। लकी ने पहले ही कमरे की लाइट बंद कर दी थी और वहां पर अंधेरा हो गया था। बस खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। उसी रोशनी में लकी ने मुदिता की तरफ देखा और पाया कि वो खुले मुंह और घबराए हुए आंखों से उसी की तरफ देख रही थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मुदिता ने कहा। लकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो तो खुद उसकी ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर एक पल के लिए झिझक गया था, लेकिन जैसे उसने उसकी ऐसी आंखों की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुदिता ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और अपने टॉवल को एडजस्ट करके अपना ब्लैंकेट लेकर तुरंत वो लकी के पलंग पर आकर लेट गई। अब पलंग के आधे हिस्से में लकी और आधे हिस्से में मुदिता लेटी हुई थी। भले ही उन दोनों ने अलग अलग ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की खुशबू को महसूस कर सकते थे। लकी ने अपने मन को पूरी तरीके से शांत किया हुआ था और उसके दिमाग में तुरंत ही राधिका का नाम घूमने लगा, लेकिन इधर मुदिता अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। लकी के होने के ख्याल मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके गाल लाल हो गए थे। एक अजीब सा शर्म एहसास उसके शरीर में ऊपर से नीचे तक दौड़ रहा था और उसे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। वो अपने पैरों को और हाथों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो बार बार लकी का वो रूप याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने भूषण को फेंकते वक्त दिखाया था, लेकिन कोई भी चीज उसे लकी से दूर रखने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। सो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लकी को उसकी उधेड़ बूंद का एहसास हो गया था और किसी तरह से उसे शांत कराना भी जरूरी था। ऐसे में उसने मुदिता को डराने के लिए अपनी भारी सी आवाज में कहा। ये सुनते ही मुदिता का सारा बुखार उतर गया और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अब वो लकी के नाम के बारे में सोच नहीं रही थी। अगली सुबह दोनों जल्दी उठ गए। मुदिता के कपड़े सूख चुके थे और उन्हें पहनकर वो तैयार हो जाने लगी थी। जाते जाते उसने फिर से लकी को एक कार्ड पकड़ा दिया। ये वैसा ही कार्ड था जैसा उसकी माँ ने उसे दिया था। लकी ने उसे चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया और मुदिता को विदा कर दिया। उसके बाद भी वो उसी कमरे में रुका हुआ था। वो जैसे ही बिस्तर में आकर लेटा कि इतने में उसे जयंत का फोन आया। लकी, कल रात को हम लोगों ने पार्क में जो कुछ किया उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई थी। एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से सारी छानबीन कर ली है और उन्हें पता चला है कि ये सारा काम किसी ईशानी नाम की लड़की का है, ईशानी जोग्याल। मुझे लगता है कि इन लोगों के आदमी लड़ने से डरने लगे हैं, हमारा सामना करने से घबराने लगे हैं, इसलिए अब इन लोगों ने ना लड़की को आगे करना शुरू कर दिया है, जयंत ने कहा। जब लकी और जयंत एक दूसरे से बात कर रहे थे तब लकी ने खिड़की के पास आते हुए देखा कि 2 लोग वहां सड़क पर आकर खड़े हो गए और कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। शायद वो लोग भूषण के साथ में जो कुछ हुआ उसकी जांच करने के लिए वहां आए थे। वो दोनों लोग जो गाड़ी से आए थे वो फिर से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आगे निकलने ही वाली थी कि इतने में उसके शीशे पर कुछ गिरा और धड़ाम से विंड शील्ड से टकरा गया। विंड शील्ड में दरार पड़ गई और उसके बाद में वहां खून ही खून लग गया। ये देखकर वहां खड़े हुए लोग चौंक गए। लकी का चेहरा काफी ठंडा नजर आ रहा था। उसकी आंखें तेजी से वो सब देख रही थी जो वहां हो रहा था। वो अलर्ट हो गया था। वो आदमी जो गाड़ी से टकराया था वो गुलाटी खाते हुए कुछ आगे चला गया, फिर सांस लेने के लिए हांफने लगा। लकी तुरंत ही ये सब देख कर नीचे आ गया। जैसे ही उसने घूम कर देखा तो पाया कि उस आदमी के पास चला गया जो नीचे गिरा था। बाकी लोग भी उसके आसपास आकर उसे घेर कर खड़े हो गए थे। जैसे ही लकी ने उसे पलटाकर देखा तो हैरान हो गया। वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की थी। उसका नाम था ईशानी जोग्याल। ईशानी, ये यहाँ क्या कर रही है? अचानक से लकी ने अपने आप से पूछा। ईशानी को इतनी चोट कैसे आ गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने मामले को गंभीरता से लिया और सीधा उसकी चोट को देखने लगा। लकी ने देखा कि उसे 2 गोली लगी थी और खून बह रहा था। लकी ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसका बहता हुआ खून बंद करने के लिए रुमाल के 2 टुकड़े कर उसके घाव को बंद कर दिया।
लेकिन जैसे ही लकी ने उसके बदन को छुआ तो इतने में ईशानी जोग्याल ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसका हाथ एक चाकू पर गया और उसने उसे निकालकर लकी का गला रेत दिया। अब क्या होने वाला था आगे? क्या ये ईशानी की कोई चाल थी? क्या लकी उसकी इस चाल से बच पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Kill. Double kill. First blood. Double kill. Double kill. First blood.
kill. First blood. First blood. Double kill.